भले ही आपने मॉक टेस्ट दिए हैं बहुत सारे, पर ये वाला जो एक्सपीरियंस रहेगा एडवांस का जो आप दोगे वो थोड़ा सा अलग रहेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स का सभी के पास एक रहता है पॉसिबिलिटी कि सिली मिस्टेक्स हो सकती है, तो इन सब को लेकर थोड़ा डर लगता है। जो एडवांस को थोड़ा सा बाकी लोगों को देखने के नज़रिए में टफ बना देती है वो है उसका नेचर ऑफ लैंग्वेज, विच इज़ बिट ट्रिकी। तो ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ कोई डिस्कशन ना करें, कैसा गया तेरा, कैसा गया, बाहर निकल के होते हैं ना बच्चे जो है वो डिस्कस करने लगते हैं। डोंट आपको अपने आप को प्रिजर्व करके रखना है, भी दूसरा सेट बाकी है जो वेट कर रहा है। ओवर थिंक ना करें, अच्छे चीज़ों के अराउंड, अच्छे एनर्जीज़ के अराउंड रहें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। हाई, हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, I welcome you all on behalf of PW Vidyapeeth West Bengal Zone. Today we all have gathered here, my team has gathered here. So few pointers जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए एडवांस थोड़ा सा सीरियस वे में इसके टॉक्स जाने चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा ग्लिटरिंग वे में। एज यू ऑल नो, हम लोग मेंस में भी साथ थे, हम लोगों ने मेंस में डिस्कशन किए थे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। थोड़ा सा एडवांस के बारे में बताता हूँ। एंड एकेडमिक पार्ट पे बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे क्योंकि मतलब अभी फ़िलहाल के समय में वो इररिलेवेंट है हमारे लिए, क्योंकि अब और कोई फर्दर हम एकेडमिक्स पे कुछ कुछ बिल्डिंग, कुछ चीज़ बिल्ड करना, तो उसके लिए अभी वक्त मैं बोलूँगा कि अभी कुछ और चीज़ों पे ध्यान देने का वक्त है। एकेडमिक्स आई एम फुल्ली श्योर एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों ने एडवांस के PYQs लगाए होंगे पुराने सालों में जितने आए हैं, और आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ आप लोग आगे बढ़े होंगे पिछले 3-4 महीने में शायद, और थोड़ा ज़्यादा रिगरस आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी कंसेप्ट्स को लेके, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। अब इन 2 दिनों में या एग्जाम के समय में हमें क्या बैलेंसिंग रखनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग आज। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस जब आप देने जाते हैं तो आई होप आप लोग शायद इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे। प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एंड एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ज़्यादा रहता है, मतलब बाहर की आवाज़ ज़्यादा आ रही होती है, और हमारे मन में ऐसा रहता है कि भाई एडवांस एग्ज़ाम जो है वो मतलब टफेस्ट लेवल का होता है, और उसमें बहुत प्रेशर रहेगा। काइंड ऑफ यस, थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर रहता है, और प्रेशर जो होता है वो लेने के वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सच में अगर वो खुद से क्रिएट कर रहा है प्रेशर, क्योंकि प्रेशर ज़्यादातर हम लोग जो क्रिएट करवाते हैं वो हमारे माइंड की वजह से है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे उस चीज़ को लेके तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। ये एग्ज़ाम मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल टफनेस को चेक करेगा कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं प्रेशरफुल सिचुएशन में। शुरू करते हैं, चलिए। इन्हीं सब मैंने थोड़ा बहुत समरी बताया कि हम क्या थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला पॉइंटर जो मैं उठाऊंगा वो मेंटल टफनेस के ऊपर है। देखिए बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो शायद मेंस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं किसी और कैंडिडेट के रिस्पेक्ट में, वो एडवांस में दे डू बेटर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक बच्चे का 99 परसेंटाइल है और किसी एक बच्चे का 98 अराउंड परसेंटाइल है, नो डाउट दोनों ही क्वालिफाइड हैं जेईई एडवांस के लिए, बट कभी कभी जो होता है कि जिसका 98 परसेंटाइल है वो बेटर रैंक ले आता है एडवांस में। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप प्रेशर को उस समय पे कैसे हैंडल कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। आप एग्ज़ाम जितना सारा जो क्वेश्चंस हैं उनको आप टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से कैसे डील कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला थॉट है मेरा मेंटल टफनेस को लेके। देखिए जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एडवांस एग्ज़ाम, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा से ऐसा रहा है कि पेपर ऐसा नहीं आएगा कि पूरा ही आप कर ही ना पाएँ, बहुत टफ आ गया, या ऐसा ही। हाँ, टफ आ भी सकता है, बिकॉज गिवन द फैक्ट कि आप अभी तक जितने भी जगह मॉक टेस्ट दिए होंगे, जितने भी एडवांस के, ये वाला जो आप दोगे इसका भी एक नया एहसास होगा आपको। आप ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ पुराने ऐसा फील दिलाएगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि
वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो आपको एक थोड़ा-सा आपने भले ही आपने मॉक टेस्ट दिए हैं बहुत सारे, पर ये वाला जो एक्सपीरियंस रहेगा एडवांस का जो आप दोगे, वो थोड़ा-सा अलग रहेगा। अलग मतलब डराने के लिए नहीं, अलग मतलब अच्छे वे में है, जो शायद आप कुछ नई चीज़ें होंगी जो आप एक्सपीरियंस करोगे उस समय, और वो वहाँ पे जिसको मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है वो क्वेश्चंस को लेके या टाइम फ्रेम को लेके थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऐसा नहीं होगा कि 360 मार्क्स का आया हुआ है तो सब कुछ ही टफ रहेगा, नहीं नहीं। मुझे ऐसा लगता है और अभी तक ऐसा ही रहता है। यूजुअली एडवांस में आप देखेंगे 50% जो सिलेबस रहता है, मतलब 50% मैं बोलूंगा जो क्वेश्चंस रहते हैं या मार्क्स रहते हैं 180 कर लेते हैं, 360 का आधा, तो ये गेटेबल होता है यार। अगर आप सही स्ट्रैटेजी से और आपने पढ़ा हुआ है 3 महीने 4 महीने, अभी फिलहाल, क्योंकि उसके पहले तो हम लोग मेंस के लिए भी फोकस कर रहे होते हैं और कुछ बच्चे पहले से भी एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं, बट गिवन द फैक्ट कि अभी मैं उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ जो मेन से होके फिर थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और फिर अपना पैटर्न जो है वो एडवांस की तरफ लेके जाते हैं। तो वट एवर 3 महीने भी हो सकता है, उसके पुराने वाले महीने भी हो सकते हैं, जो भी आप लोगों ने तैयारी करी होती है, ये 180 मार्क्स वहीं से आने वाला है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 180 वही होगा, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, अगर कभी पेपर का टफनेस थोड़ा-सा अगर बढ़ता है तो। बट फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि 140, 150 मार्क्स ज़रूर उधर रहेगा, जो आप गेटेबल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप यकीन मानिए, जब आप एग्ज़ाम देकर आएँगे तो आप खुद फ़ील करेंगे कि हाँ यार, 140, 150 आराम से स्कोर यहाँ पे किया जा सकता था, और वो अपॉर्च्युनिटी है आपके पास। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, तो आपका फोकस पहले यहाँ होना चाहिए कि पहले मैं इधर अपनी बिल्डिंग जो है वो बना लूँ, 140 150 मार्क्स जो है उस पर सही अटेम्प्ट दे दूँ, नॉट इन 3 आवर्स। आप जितने जल्दी करेंगे तो उतना ही आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, या जिसको हम बोल सकते हैं जिसमें ज़्यादा मल्टी कंसेप्चुअल हो गए क्वेश्चंस, उन सब पे आप फिर टाइम दे सकते हैं। तो ये 150 140 मार्क्स के बारे में जो बात चल रही है, जो शायद थोड़ा बहुत 10 20 30 प्लस माइनस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल, ये इस पे आपको फोकस करना है, इस पे सही तरीके से स्ट्रैटेजी लगा के काम माइंड से इनको हमें करके आगे बढ़ना है सही टाइम फ्रेम में। आप लोग मेंस ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सही टाइम फ्रेम में करने आने चाहिए। प्लस दूसरी चीज जो मुझे लगता है, एक मैंने आपको चीज बताई कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जरूर गेटेबल आपको कंटेंट उधर मिलेगा जो आप क्रैक कर पाएंगे एग्जाम। दूसरी चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल टफनेस में आपका साथ देगी, जब आप बाहर की चीजों को सुनना बहुत ज्यादा बंद करेंगे और आप फोकस करेंगे जेईई एडवांस के ऊपर। देखिए, सच बता रहा हूँ, बीइंग एन आईआईटीएन, मैं ये बोल सकता हूँ कि एडवांस में आप जितना बड़ा हुआ बनाएंगे अपने दिमाग में, उतना ही आपको ज़्यादा क्रैक करेगा वो। तो क्रैक मतलब इन द सेंस मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आपको उतना ही प्रेशर में डालेगा वो। तो आप बहुत ज़्यादा ना सोचें, आप अभी फ़िलहाल इस पे फ़ोकस कर सकते हैं कि वहाँ पे भाई सर ने बताया 140 150 मार्क्स का ज़रूर आएगा ऐसा, जो हम स्कोर कर पाएँगे। पहले हमें वहाँ फ़ोकस करना है, वहाँ हमें अटेम्प्ट करके वहाँ से मार्क्स लेकर आने हैं। और दूसरी चीज़, मेंटल टफनेस में एक ये भी चीज़ आती है। देखिए, कुछ लोग तो होते हैं जो बाहर से ऑलरेडी मेंटली टफ होते हैं, है ना? कुछ लोग जो होते हैं जो शायद थोड़ा शेकी फील कर रहे होते हैं एग्जाम के पहले कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे उनके दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं। सो मैं उन लोगों के लिए ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, अब एग्जाम में जब आप जा रहे हैं तो ये आपने भी फील किया होगा, जो प्रेशर रहता है ना, वो बस एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद तक ही रहता है, फिर आप पेपर में डूब जाते हैं और फिर आप देखते हो धीरे धीरे प्रेशर जो है वो जा चुका है। पर उस समय तक आपका माइंड, अगर आप पहले से थोड़ा सा प्रेशर लेते हो, तो वो आपके बस 10-1 मिनट में आपका मोमेंटम जो है वो शायद ब्रेक हो सकता है। तो दूसरी बात मैं मेंटल टफनेस के लिए जो बोलना चाहूंगा, दैट इज द मोमेंटम। आप शुरू में अपने आप को टफ क्वेश्चंस मत दिखाइए। अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा हो या कोई ऐसे टॉपिक से हो जिसमें आप शायद उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, उसको पहले अटेम्प्ट मत करिए। पहले आप ऐसे क्वेश्चंस अपने दिमाग को दिखाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इस टाइप के आपने क्वेश्चंस किए होंगे, नो डाउट आपको, अगर आपने पढ़ा है, सिलेबस कंप्लीट किया है, तो आपको जरूर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहले ऐसे क्वेश्चंस बनाइएगा
बिल्कुल क्वेश्चंस की फ्रेमिंग ऐसे हो सकती है कि पहले अगर देखिए सेक्शंस भी डिफाइंड नहीं रहते हैं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट और फिर मल्टी ऑप्शन करेक्ट भी आएगा, मैच द फॉलोइंग, ये बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी-कभी ऐसा भी होता है या ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि शुरू के क्वेश्चंस ही टफ रहते हैं यार, 1, 2, 3 अगर दे दिए तो टफ है क्वेश्चंस। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि और भी पूरा पेपर बचा हुआ है, मतलब अगर कुल मिला के 17, 18, 19 क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न वो पड़े हुए हैं, और तो आप पहले उन पे फोकस करिएगा। आप टफ क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करिएगा, स्किप करिएगा। जब आपको लगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है वो ये बिल्कुल मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो आप उसके लिए आगे बढ़िएगा। शुरू में अपने आप को टफ क्वेश्चंस नहीं दिखाइएगा। इसका लॉजिक भी है, देखिए मेरे हिसाब से यार मोमेंटम की बात होती है। अगर आपने मोमेंटम पकड़ना शुरू किया एक बार एग्जाम में, तो आप अपने आप को पाएंगे कि आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहा है और सही टोन में आ गया है, सही फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। फिर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो सही बिल्डअप में जाते जाते हैं। एडवांस के पेपर में ऑफकोर्स ऐसा नहीं होगा कि आपने एक एक उठाया और सारे बनते चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, किसी में आप फंसोगे भी। बट मेरा यहाँ पे फोकस उन क्वेश्चंस पे है जो ऑफकोर्स ज्यादातर लोगों से बनेंगे भी, जिनने अच्छे से पढ़ाई करी है। और मैं चाहता हूं कि आप भी उस एक ग्रुप का हिस्सा बनो जहां पे जो आप गेटेबल क्वेश्चंस कर पा रहे हो, उससे मोमेंटम आएगा और फिर आप धीरे धीरे फिर सब्जेक्ट स्विच भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से शुरू में सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मेरे हिसाब से वो कहलाता है जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें आप जिसके बारे में उतना शेकी फील नहीं करते हो, और जिसमें आपने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड हैं, ताकि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। वो आप अगर क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे तो आपको मोमेंटम मिलेगा। फिर आप और धीरे 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 जो है वो क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ सकते हो। ट्रैप में नहीं पड़ना है। बिल्कुल ट्रैप्स बिछाए होंगे जेईई एडवांस में क्वेश्चंस में, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद आप आपको थोड़ा ऐसा लगे कि यार ट्रैप में फंस गए हैं, या आंसर नहीं आ रहा है, आप ट्राई कर रहे हो बार बार पर आंसर नहीं निकल के आ रहा है। ये हो ही सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपने थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया, आपने देखा, मोस्ट प्रोबेबली मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ कि पहले ईजी वाले क्वेश्चंस पे फोकस करें, या मीडियम लेवल डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पे पहले अटेम्प्ट करें, ताकि वो हो जाएं और फिर हम दूसरे और क्वेश्चंस पे जा पाएं। इससे हमारा मोमेंटम बरकरार रहेगा। दैट वाज पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट मुझे जो लगता है दैट इज योर रूटीन, डेली रूटीन आपका कैसा रहता है। तो यार बहुत सारे, जैसे मैं भी था यार अपने समय में रात में पढ़ने की आदत थी, 2 या 3 बजे तक पढ़ा करता था मैं। मेरे हिसाब से यार आपने भले ही किसी ने बहुत अच्छी तैयारी भी कर रखी हो सकती है, किसी की शायद उतनी अच्छी भी ना रही हो, पर ये सभी के लिए है रूल यार। नींद जो है ना, नींद, स्लीप, प्लीज 6 to 7 आवर्स के बीच में रखिएगा। मतलब मिनिमम 6 घंटे की नींद हो जाए, सुपर बेस्ट। 6 घंटे की, बहुत ज़्यादा भी नींद मत लीजिएगा कि 8, साढ़े 8, 9 घंटे जो है वो सो गए ना, थोड़ा सा आपका बॉडी जो है वो पैसिव स्टेट में चली जाती है, जहाँ पे है ना थोड़ा सा मतलब एक्टिवेटेड नहीं रहती। तो आप मेरे हिसाब से यार 6 से 7 घंटे के बीच में 6.5 घंटे, 6.5 आवर्स की आप एक कंटिन्यूस स्लीप ले रहे हैं, दैट इज वेरी आई विल से सुपर बेस्ट। तो मेरे हिसाब से आज से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी चीज़ें रैप करके आप 11, साढ़े 11 बजे सोने चले जाइए, ताकि आप सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे तक उठ जाएं। अच्छा सर 7 बजे तक ही क्यों? यार एग्जाम वाले दिन ऑफ कोर्स आप किसी का शायद बहुत दूर भी हो सकता है सेंटर, किसी का पास में भी रह सकता है। तो आप सुबह कोई भी पैनिक मोड ऑन ना हो, इसलिए बेटर है 6:30, 7 बजे तक उठ जाएं। अगर किसी का बहुत दूर जाना है सेंटर पे एग्जाम देने, तो बेटर है यार फिर उनको 6, सवा 6 या डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि देखिए उस दिन संडे का दिन है दो, पर बहुत सारे कैंडिडेट्स उस सेंटर के आसपास जमा होंगे, शायद थोड़ा बहुत क्राउड भी हो सकता है। तो आपके टाइम की वजह से पैनिक नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा सा पहले निकलें, दैट इज गुड मेरे हिसाब से। और रात की नींद यार बहुत ज़रूरी है। पता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जिस दिन जेई था भाई, अगले दिन तो यार मतलब उस दिन तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, अगले दिन यार कैसा पेपर आएगा, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। और हमें कभी कभी डर भी लगता है, जैसे मुझे लगा करता था यार सिली मिस्टेक्स ना हो जाएं यार कुछ कैलकुलेशंस में, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स का सभी के पास एक एक रहता है पॉसिबिलिटी कि सिली मिस्टेक्स हो सकती है। तो इन सब को लेके थोड़ा डर लगता है। बट मुझे अभी फिलहाल ऐसा फील होता है, देखिए जो भी सारी चीजें हैं, नींद के साथ प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। तो
टेंशन भी अगर हो रात में, आप पहले तो मेरे हिसाब से लगता है पूरे दिन भर आप ना दिन में आप सोइए मत। जैसे कुछ-कुछ लोग होते हैं जो दिन में 2 ढाई बजे 3 बजे सो जाते हैं। डोंट टेक अ स्लीप इन दैट टाइम। बेटर है रात में डायरेक्टली सोएँ। उसका रीज़न है कि अगर आप दिन में सो जाते हैं ना तो यूजुअली फिर रात में लेट नींद आती है, क्योंकि आपने ऐसे ही अपना साइकिल बना रखा है। तो अभी मेरे हिसाब से इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा रात में थक जाएँ, इट्स ओके, ताकि आपको एक नींद बढ़िया आए। और 11 साढ़े 11 बजे तक आप रैप अप करने की कोशिश करें। उसके पहले थोड़ा बहुत कुछ आप खाना खा सकते हैं, या फिर मैं बोल रहा हूँ मतलब कायदे में तो थोड़ा पहले ही खाना चाहिए, सोने से 2 ढाई 3 घंटा पहले। पर रात में आप थोड़ा बहुत कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि दूध या बाकी सारी चीज़ें जो थोड़ा-सा स्लीप में हेल्प करती हैं, ये सब आपको लेना चाहिए। ताकि स्लीप यार बढ़िया हो, प्लीज़, ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई। नींद अच्छी होनी चाहिए, सुबह दिमाग जो है वो सुपर एकदम एक्टिव उठेगा, बढ़िया उठेगा, जिसको जो एकदम सही रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। और नींद अगर 3 साढ़े 3 घंटे की या नहीं हुई होगी, तो फिर उधर ना मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी रहती है कि एकदम खिचड़ी बन जाए उधर, है ना, कंसेप्ट्स की। तो हम भी एक हमारी बॉडी भी एक काइंड ऑफ मशीन की तरह ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे ही उसको आदत डलवाओगे वैसी चीज़ें हो जाएँगी। तो यार प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप सोएँ टाइमली। पहला पॉइंट। दूसरा, खाने-पीने पे प्लीज़ ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा हेवी मैं भी बोलूँगा कि खाना नहीं चाहिए। गले तक कुछ लोग होते हैं, खा लेते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप, या आपने भी देखा होगा, अगर आप जो लिमिट है इससे थोड़ा-सा कम खाते हैं तो आलस कम आता है ना? और आपकी बॉडी जो है वो बेटर रिस्पॉन्ड करती है। तो मेरे हिसाब से खाने पे प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल रखें। मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि आप जैसे हम लोगों के अभी तो इंडियन सोसाइटी में चल पड़ा है कि भाई ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर जो है शाम का स्नैक्स और फिर डिनर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब में एकदम भर-भर के खाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा खाएँ, जिससे आपकी बॉडी जो है थोड़ा कंट्रोल भी रखना चाहिए मेरे हिसाब से। खाने का देखिए डायरेक्ट रिलेशन है, आपके बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है और आपका दिमाग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर आप कभी भी कोई मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएँगे, बहुत ज़्यादा आप भारी चीज़ें खाएँगे, जिसको मैं बोलता हूँ चावल भी एक ऐसी चीज़ है जो शायद नींद लेकर आती है। तो अगर आप उस समय के लिए अगर आप खाते हैं तो आपको नींद आती है ना? तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा-सा हमें अवॉइड करना चाहिए। एग्ज़ाम के दिन भी या उसके रात में भी आप खा रहे हैं, थोड़ा-सा हल्का खाएँ। हल्के से मेरा बोलने का मतलब है, जो मतलब यार ये सबका आप लोगों का कुछ ना कुछ कुज़ीन घर पे रहता होगा। तो बस हल्का खाएँ और थोड़ा-सा मतलब कम खाएँ, बहुत ज़्यादा एकदम हेवी खाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यार, कभी ऐसा भी ना हो बहुत ज़्यादा हमने खा लिया, कोई-कोई लोग होते हैं टेंशन के मारे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो फूड पॉइज़निंग और ये सब ना हो। सो बेटर कम खाएँ, दैट इज़ फॉर मी पॉइंट नंबर 4 जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने बताया भाई, नींद बहुत ज़रूरी है, नींद प्लीज़ लेके जाना। ये श्योरली आपको हेल्प करेगा। चौथा, खाने पे कंट्रोल। मुझे ऐसा लगता है जब आप एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं, आइए ये वाला हम पर्सपेक्टिव भी उठाते हैं। अगर आप 9 बजे करीबन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना? तो आप घर से निकले होंगे साढ़े 6, 6 बजे, 7 बजे। जो भी है, जो भी गिवन टाइम रहेगा, उस समय आप ब्रेकफ़ास्ट ऑफ़ कोर्स मुझे ऐसा लगता है करके जाना चाहिए। थोड़ा बहुत लाइट, इसमें आप अपने, मुझे ऐसा लगता है कि फाइब्रस फूड को इन्वॉल्व करना चाहिए आपके डाइट में। बेटर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है फाइब्रस फ्रूट्स में यार हमारे पास है, बनाना है ना? फिर यार नट्स और ये सब ओट्स और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। लाइट भी है, साथ-साथ फाइबर। फाइबर यार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके बॉडी को थोड़ा-सा हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, ऐसा साइंटिफिक लोग बोलते हैं। मतलब ऐसा रिसर्चेज़ में देखा गया है। तो दैट इज़ गुड आई फ़ील। मीठा बहुत ज़्यादा को अवॉइड करें, पर्सनली मैं भी थोड़ा अवॉइड करता हूँ। सच में मीठा अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ा-सा पैसिव स्टेट में चले जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और दिमाग भी जो है वो थोड़ा कम-कम रिस्पॉन्ड करता है। सो लाइट खाएँ, 9 से 12 आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें आप अपने उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्या थोड़ा बहुत चीज़ें करना चाहिए। 12 बजे के बाद ढाई घंटे का ब्रेक रहेगा आपके पास। दैट इज़ फ्रॉम 12 पीएम टू 2:30, राइट? जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी खाने का एक ऑप्शन रहता है हमारे पास। कम खाइएगा प्लीज़, लाइट खाइएगा उसमें, बेटर है। और पानी पीते रहिएगा बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, गिवन द फैक्ट कि अभी गर्मी काफ़ी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहे। बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, बट कम से कम इतना कि हाइड्रेटेड रहे, राइट? अच्छा, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको खाने के लिए बताया कि आप जब 2 से ढाई भी कर रहे हो ना यार,
तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा हैवी खाना मत खाइएगा उस समय भी, लाइट रहिएगा, इतना कि बस आपकी भूख मिट जाए उस समय के लिए, राइट? ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहे। दैट वाज़ पॉइंट नंबर 4 फॉर मी। ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे जो है वो जब एग्ज़ाम के पहले, मैंने आपको बताया कि भई यार स्लीप बहुत ज़रूरी है, इस पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अ, और आपको मैंने मेंटल टफनेस में भी ये पॉइंट बताया कि ईज़ी क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे आपके पास, पहले उन पे फ़ोकस करिएगा, उनको क्रैक करने की, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा-सा जेईई एडवांस के करिकुलम के बारे में बात करें, तो यार देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ-कुछ इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छे देखने को मिलेंगे। पर ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस जो हैं होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। आपने जो कांसेप्ट सीखे हुए हैं उसको किसी न किसी जगह पे आपको अप्लाई करवाया जाएगा, और आपके जो मैं बोल सकता हूँ क्लैरिटी है कांसेप्ट्स की, उनको चेक किया जाएगा कहीं न कहीं। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आपने सही ढंग से पढ़ा है, आई होप सभी ने सुना होगा यार, डेरिवेशंस, कोई भी रिजल्ट कैसे आया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1-2 दिन हैं, मेरे ख्याल से कुछ समय आपको, देखिए कुछ-कुछ लोग बोलते हैं कि आप पेपर दे सकते हैं अभी भी लास्ट के 2 डेज़ में। आई फ़ील यार मतलब दे सकते हैं, पर उसके हिसाब से अपने आप को जज मत करिएगा बहुत ज़्यादा। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा-सा अभी सही प्राइमरी स्टेज में रहना चाहिए, अच्छे स्टेज पे रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहना चाहिए। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं और थोड़ा बहुत अपने आस-पास जो है वो डेरिवेशंस आप आस-पास थोड़ा बहुत करके देख सकते हैं, कि कैसे क्या रिज़ल्ट जो आए हुए हैं वो कैसे आए हुए हैं। क्योंकि चांसेस रहते हैं कि एडवांस में डेरिवेशंस वाले पार्ट में ही कुछ चेंज करे, कुछ मैनिपुलेट करे और फिर आपसे रिज़ल्ट पूछे। 5वीं चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आने वाला था इस पॉइंट पे, दैट इज़ एडवांस के ज़्यादातर जो चीज़ है, जो एडवांस को थोड़ा-सा बाकी लोगों को देखने के नज़रिए में टफ बना देती है, वो है उसका नेचर ऑफ लैंग्वेज व्हिच इज़ बिट ट्रिकी, है ना? कुछ टाइम्स पे जो लैंग्वेज रहती है ना, थोड़ी ट्रिकी रहती है यार, वो मतलब जो बताने की कोशिश करते हैं या सिनेरियो समझाने की कोशिश करते हैं, कभी-कभी बड़ा भी सिनेरियो रहता है। तो आपको यार इफ यू वांट टू बिकम एन आईआईटीएन भाई, तो आपको सही तरीके से उसको रेसिप्रोकेट करना आना चाहिए कि सामने वाला क्वेश्चन हमसे बोलना क्या चाह रहा है। तो ट्रिकी लैंग्वेजेज़ होती हैं, तो इस पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो देख के पूरा सिनेरियो समझ के, ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन पढ़ते वक़्त। इसीलिए कुछ-कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टी लेवल फ़ेस होती है, वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि यार आराम से 220, 230 जो है वो बिल्कुल गेटेबल सा रहता है। अगर कोई लैंग्वेज भी सही ढंग से पकड़ ले ना, तो 40-50 नंबर और वो ऐड अप कर ले। तो प्लीज़ थोड़ी-सी ट्रिकी लैंग्वेज सारे क्वेश्चन्स में नहीं, पर हाँ, कुछ क्वेश्चन्स में देखी जा सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा टफ वो क्वेश्चन बन जाता है, लैंग्वेज की वजह से। ना कि कांसेप्ट्स वही हैं, सिमिलर चीज़ है, मे बी शायद अलग जगह पे लग रहा है, तो वो आपको दिमाग में रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा कि भई क्या चल रहा है एग्ज़ैक्टली, क्या सिनेरियो के बारे में बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। अगर आप ये समझते हो तो फिर सिंपल जो बेसिक कांसेप्ट्स हैं वो आप लगा के आगे बढ़ सकते हो। सो ये कुछ 5 पॉइंटर्स मैंने आप लोगों को बताए। इसमें मैं सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत डूज़ एंड डोंट्स। 6th मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा मैं फिज़िक्स स्पेसिफिक जा रहा हूँ, क्योंकि मैं फिज़िक्स का फैकल्टी हूँ। तो फिज़िक्स में मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ चीज़ें जो हमेशा ही आती हैं, जेईई एडवांस हमेशा उनको कैडर में रखता है। जो आपको थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा मतलब मैं अगेन बोला कि बहुत ज़्यादा अकेडमिक्स में बात नहीं करूँगा, क्योंकि यार सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादातर जेईई एडवांस में जो चीज़ें जो हैं वो लोग टेस्ट करते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स। एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स इंक्लूड वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस, फिर रेजोनेंस ट्यूब हो गया हमारे पास, है ना? लेंस में फोकल लेंथ, एरर, बाकी सब निकालना, ये सब पे जो है वो मतलब श्योरिटी के साथ रहता है, और ये बिल्कुल स्कोरिंग एरिया है, जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है, जो एक्सक्लूडेड पार्ट्स हैं, जो मेंस में नहीं थे, उन पे आपको थोड़ा-सा फ़ोकस कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यार डॉपलर्स इफ़ेक्ट हुआ, रेडियो एक्टिविटी हुई, मॉडर्न फिज़िक्स, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें एक्स-रेज़ हुआ, रेडियो एक्टिविटी हुई, साथ-साथ जो है यार मैं क्या बता रहा था, डॉपलर्स इफ़ेक्ट है। तो
तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, इन पे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी-सी ज़्यादा है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सब मेंस में तो नहीं पूछा गया, तो यहाँ पे बिल्कुल पूछ सकता है आपसे। तो मेरे हिसाब से ये ज़रूर इन सब पे आपको इन पॉइंटर्स पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जो मैंने फिज़िक्स के लिए बताया। केमिस्ट्री में भी कुछ पोर्शंस जो है वो एक्सक्लूडेड है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जो रहते हैं, वो थोड़े-से ज़्यादा रहते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि वही है कि टेस्ट कर सकता है आपको वहाँ पे। तो प्लीज़ ये डॉपलर्स इफ़ेक्ट हर साल ही जब से वो एक्सक्लूड हुआ है, तो हर साल ही पहले भी आता था खैर क्वेश्चंस। आरसी सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, आरसी सर्किट या एलआर सर्किट से रिलेटेड जो है वो एडवांस क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ईएमआई पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इमोशनल ईएमएफ पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अगेन मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा इस पे मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ जो अभी एडवांस चीज़ों में मतलब टॉपिक्स में जो होना था वो हो चुका है, पर आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और ये सब अभी एंड मोमेंट पे थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ रिविजन कि क्या होता है। और आई आई होप कि आपको सारी चीज़ें पता होंगी, कैसे क्या सारी चीज़ें चलती हैं। सिक्स्थ पॉइंट मैं बोलूँगा अबाउट द कॉन्फिडेंस। मेरा एक यार फेमस कोट है जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। ये कहीं से नहीं टीपा है मैंने, ये खुद से बनाया है। बहुत ज़्यादा राइमिंग तो नहीं है, पर इट मेक्स सेंस एक्चुअली, एंड दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम। सो माय कोट सेज दैट व्हेन एग्ज़ाम्स आर फार, लिव लाइक अ स्लेव। जब एग्ज़ाम्स दूर हैं, देन लिव लाइक अ स्लेव, स्लेव ऑफ नॉलेज, है ना? जहाँ पे यार आप हंग्री हो, आप जितना आप नॉलेज गैदर करना चाह रहे हो, कर रहे हो, सीख रहे हो सही तरीके से, क्वेश्चंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो। सो कंटिन्यू करता हूँ अपने कोट को। सो व्हेन एग्ज़ाम्स आर फार, लिव लाइक अ स्लेव, एंड व्हेन एग्ज़ाम्स आर नियर, लिव लाइक अ किंग एज़ इफ यू नो एवरीथिंग। तो भाई जब एग्ज़ाम्स जब पास रहते हैं, तो मेरे हिसाब से यार मतलब आप बहुत ज़्यादा ना सोच के अपने आप को कॉन्फिडेंस में रख सकते हैं कि नहीं यार, जितना मैंने पढ़ा है उतना पर्याप्त है। और मुझे ऐसा लगता है भी, क्योंकि फ़िलहाल अभी अगर मैं देखूँ तो अपना कॉन्फिडेंस अभी आपके हाथ में जो है वो कॉन्फिडेंस ही है, जिसको आप थोड़ा-सा स्मूथ रख सकते हो थ्रू आउट दिस प्रोसेस। तो ये कोट आप याद रख सकते हैं। जस्ट लिव लाइक अ किंग, अपने आप को ये समझाएं कि नहीं भाई मुझे आता है, भरपूर है, बस जो आपको आता है उस पे आप स्टैंड कर जाइए, उस पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहना चाहिए, जस्ट लाइक अंगद के पैर की तरह उस पर स्ट्रॉन्ग आपका अगर होल्ड रहता है, तो चीज़ें जो है वो आपको सही ढंग से होती हुई दिखेंगी। अ, कुछ पॉइंटर्स हम लोगों ने कवर किए एक एक करके कि क्या सारी चीज़ें रहती है, खाने पीने के बारे में मैंने आपको बताया। 8th पॉइंटर जो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये आपको जानना चाहिए, ये एक गेम है एडवांस का, जो उस दिन चलता है और जो 2 सेट्स में होता है। गेम जैसे यार बैडमिंटन और बाकी सब होता है, उसमें 3 सेट्स होते हैं और बाकी सेट्स होते हैं। तो ये एडवांस भी जो है ना, देखिए 2 सेट्स में होता है। और आप पहले सेट, यूजुअली पहला सेट ऐसा यूजुअली देखा गया है, थोड़ा-सा ईज़ियर साइड पे आता है, दूसरा थोड़ा-सा बेटर रहता है, और ये वैरी भी कर सकता है यार, क्योंकि देखिए ये एडवांस का पेपर है, तो बिल्कुल मतलब ये चेंज भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए पहला पेपर जब आप दे के आते हैं 9 से 12, उसके बाद बाहर निकलने के बाद, क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो रही है, बेटर है कि आप कोई कोई नॉर्मल टेम्परेचर की जगह पे रहें। नॉर्मल मतलब जहाँ पे हाई टेम्परेचर ना हो। एकदम एसी में भी जाके मत बैठ जाइएगा तुरंत गर्मी से निकल के। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ठीक-ठाक टेम्परेचर जहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी कूल डाउन हो सके, उसके बाद 12 से ढाई बजे के टाइम में प्लीज़ कोई डिस्कशन ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ कोई डिस्कशन ना करें, कैसा गया, तेरा कैसा गया, बाहर निकल के होता है ना, बच्चे जो है वो डिस्कस करने लगते हैं। डोंट आपको अपने आप को प्रिज़र्व करके रखना है, दूसरा सेट बाकी है जो वेट कर रहा है, और वो सब काउंट होगा, ढाई से साढ़े 5 वाला सेट। तो मुझे ऐसा लगता है यार, उस समय आप प्लीज़ ज़्यादा किसी से बातें मत करिएगा। अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिएगा, और जैसे आप 9 से 12 होंगे ना, तो शायद बॉडी जो है वो थोड़ा-सा थोड़ी-सी थक गई होगी, थोड़ा-सा दिमाग जो है वो थक गया होगा। बेटर अगर घर आ गए, आस-पास है, तो आप घर, बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, जैसे मैं भी अपने समय पे निकल गया था घर, तो आप घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत खाना खा के आप एक पावर नैप ले सकते हो, और जब आप 9 से 12 थोड़ा थक गए होगे ना, तो आपको एक नैप लेने का ज़रूर मन कर रहा होगा। तो आप पावर नैप का मतलब ये हुआ, आप आधे घंटे के लिए, या आधे को प्लीज़ आप बस 35 मिनट्स या 40 मिनट्स और कर सकते हैं। 35-40 मिनट्स आप नींद ले सकते हैं। अगर नींद नहीं आ रही हो तो सिर्फ़ आँख बंद करके भी बैठ सकते हैं आप कुछ देर, जहाँ पे बॉडी जो है वो आपकी रिलैक्स खा रही है। अगर बेड-वेड है तो आप आराम से थोड़ी देर रिलैक्स होके लेट सकते हैं। और अगर नींद में आप चले जाते हैं, तो ये 35-40 मिनट के लिए,
उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्लीज़, 1.5-2 घंटा नहीं होना चाहिए, 35-40 मिनट उसका अलार्म लगाएँ, 35-40 मिनट का अगर आप नैप ले पाते हैं तो यार सुपर बेस्ट। आप अपने आप को देखेंगे जैसे ही प 40-45 मिनट के बाद उठेंगे ना, तो आप पाएँगे कि भाई यू आर अगेन आप फ्रेश हो चुके हैं, आपका दिमाग जो है वो बढ़िया मूड में है और जो थकावट है वो कम हो गई होगी, आपको बेटर फ़ील होने लगेगा। थोड़ा बहुत आपने अगेन मैंने बोला कि नट्स रख सकते हैं आप खाने में, या दिन में भी आप खाना खा रहे हैं तो यार आधा एक रोटी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत जो आपका रूटीन है पर आधा एक है ना, उसको प्लीज़ कुज़ीन मत बना लीजिएगा उसको ना। यार कुछ लोग होता है ना कि गले तक पूरा जब तक यहाँ तक नहीं भर जा रहा तक बंद नहीं करते, तो डोंट डू दैट, अवॉइड करें उसको, हल्का-फुल्का खाएँ। पावर नैप लेने के बाद कुछ टाइम रिलैक्स करें, थोड़ा बहुत मम्मी-पापा से इन जनरल अगर हैं आपके आस-पास कोई दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग पेपर का डिस्कशन नहीं, अगर दोस्त लोग से मेरा बोलने का मतलब है जो जेईई एडवांस में उतना इन्वॉल्व नहीं है, जो आस-पास के आपके घर वाले हैं उनसे थोड़ा बहुत नॉर्मल बात कर सकते हैं, क्या हुआ, कैसा हुआ? थोड़ा बहुत आपको लग रहा है तो किसी टीचर के साथ आप थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। नॉट अबाउट द पेपर, जस्ट कि हाउ यू आर फीलिंग एंड जस्ट नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर, नेक्स्ट सेट के लिए प्रिपरेशन। क्योंकि यार नेक्स्ट सेट अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे बाकी लोग जो है अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे होंगे, आपको एनर्जी बचा के रखनी है, क्योंकि 2:30 से 5:30 वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप फ्रेश हो चुके हैं फिर टाइमली पहुंच जाइए प्लीज़, 2 बजे, 2:15 तक, 2:05, 2:10 तक एनी हाउ आप गेट के आसपास पहुंच जाइए, ताकि आप एंट्री ले सकें। वापस वही चीज़, स्ट्रॉन्ग जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ से शुरू करें और पहले ईज़ी क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, जो गेटेबल वाले क्वेश्चंस हैं, तीनों में छाँट लें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। केमिस्ट्री अगेन स्कोरिंग सब्जेक्ट में माना जाता है। व्हाई स्कोरिंग यार? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कम टाइम में ज़्यादा नंबर दिलाने की एबिलिटी होती है केमिस्ट्री के पास। तो ये तो एक चीज़ रहा। मैथ्स और फिज़िक्स के लिए बहुत ज़्यादा अलग से मैं बात नहीं करूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस्ड जितना उधर रहेगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। लास्ट पॉइंटर पे बात करते हैं, देन वील एंड आवर डिस्कशन। जो मुझे ऐसा लगता है कि यार देखिए मतलब फ़िलहाल जो समय है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार बी कॉन्फिडेंट व्हाटएवर यू हैव डन। अ, जब आप घर पे भी हैं अभी 2 दिनों में, उसी टाइप से थोड़ा बहुत रेप्लिका करने की कोशिश करें। मतलब 9 से 12 सोए ना, जगे रहें। 2:30 से 5:30 भी आप सोए मत। दिन में बिल्कुल मैंने मना किया है सोने के लिए, आप मत सोइएगा। उसके बाद यार मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट स्टेप है, जो थोड़ा-सा बढ़िया ही है, जो मुझे भी याद रहता है यार। थोड़ा-सा उस दिन मतलब मैं ये बोलूँगा यार, प्रेशर हमारे ऊपर होता है कि अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो आपको प्रेशर लगेगा ही। और ज़्यादा उतना नहीं सोचोगे, ज़्यादा उतना नहीं सोच के मैं बोल रहा हूँ इतना आसानी से, ऐसा नहीं होता है। आपकी उम्र में बच्चे लोग जो रहते हैं वो ऑफ़ कोर्स यार मतलब उनको कहीं न कहीं कुछ न कुछ पॉसिबिलिटी का डर सता रहा होता है आगे की। कि भाई ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो फिर आपके दिमाग जो है ना वो बहुत सारे हैलुसिनेशंस बना रहा होता है उस समय, कि ऐसा हुआ तो क्या होगा? वैसा हुआ तो क्या होगा? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने दिमाग को प्लीज़ थोड़ा-सा शांत रखिएगा और अपनी टीम में करने की कोशिश करिएगा कि यार हम बढ़िया करेंगे और हमने अभी तक जो हमें नॉलेज है वो बढ़िया है हमारे पास, और जो हमारे ईज़ी क्वेश्चन्स हैं उन पे हम टारगेट करेंगे, बाकी अभी टफ वालों के बारे में सोचना ही नहीं है, वो उस समय देखेंगे, है ना? पहले जो हमारा गेटेबल पार्ट है उसको हम लोग करके आ जाएँ, ताकि कम से कम जो है वो हम ठीक प्रोबेबल ज़ोन में घुस जाएँ, है ना? ताकि हमें आईआईटी मिल सके। जो लास्ट चीज़ मैं आपसे बोल रहा था, इसी पॉइंट पे आते-आते, कि यार देखिए 5:30 जब बजेगा ना, 5:30 टाइम खत्म। नो डाउट यार आपको एंड तक मेरे हिसाब से फाइट मारनी चाहिए। 1 मिनट भी बचा है तो उसमें आपको क्वेश्चन को अगर कोई टूट पा रहा है तो उसको ट्राई करना चाहिए आपको, कि वो टूट जाए, है ना? सही सही तरीके से। क्योंकि वो 4 नंबर या 3 नंबर आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई 2-3 नंबर भी एडवांस में, ये तो आपको पता ही होगा। पार्शियल मार्किंग ये सब आप लोगों को बताया होगा कि भाई इंपॉर्टेंट होती है। कोई एक आध अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन में मिल रहा है तो प्लीज़ उसको, कोई अगर एक आध हमेशा रहता है कि एक आध ईज़ी सा ऑप्शन रहता है, उसको आप ज़रूर, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट है तो वो टिक करके आना चाहिए मेरे हिसाब से। 5:30 बजे के बाद भाई कम से कम अभी के लिए तो आप मुक्त हो चुके हैं। नाउ यू विल बी फ्री फ्रॉम एडवांस का जो तैयारी चल रहा था। तो वो जो सोकिंग वाला जो चीज़ होगा, तो आप मिस करोगे इस वाले टाइम को। ये वाला टाइम भी बहुत अच्छा था, दो अभी लग सकता है कि आपको बहुत प्रेशर है। पर जब वो 5:30 बजे खत्म हो जाएगा ना, कि यार यार हो गया, सो यू विल बी लाइक यार वाह!
तो आप शायद घर जा रहे होंगे या हो सकता है यार पेपर भी शायद ऊपर नीचे आपकी कुछ अलग एक्सपेक्टेशन रह सकती है, बट मेंटली आप उसके लिए होगा कि भाई अब हो गया, अब और फिलहाल तो अभी एडवांस के लिए और भी शायद अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं, बट एडवांस के लिए इस बार के लिए हमारा हो गया। और उसके बाद आप घर जाके आराम से चैन की नींद सो सकते हैं और कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये वाला जो टाइम अभी जी रहे हो आप, ये उतना भी बेकार नहीं था, बढ़िया था। तो मेरे हिसाब से जो प्रोसेस है उसको भी एन्जॉय करना चाहिए, ये भी पार्ट है पता है। सभी लोग मतलब ऐसा बहुत कम ही लोग होंगे जिस टाइप का प्रेशर आप फ़ील करो, प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, बट थोड़ा बहुत हल्का-सा तो लगता है यार, टिंज ऑफ नर्वसनेस तो होती है, तो वो सभी को हो रही होगी। एंड ये प्रोसेस का पार्ट है, तो इसको एन्जॉय करें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत रह ही सकता है। बस ओवरथिंक ना करें, अच्छे चीज़ों के अराउंड, अच्छे एनर्जीज़ के अराउंड रहें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट। ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, मैं कुछ पॉइंटर्स थे जो मेरे को आपके साथ शेयर करने थे, मैंने आपके साथ किए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बढ़िया करेंगे। व्हेन एग्ज़ाम्स आर फार लिव लाइक अ स्लेव एंड व्हेन एग्ज़ाम्स आर नियर लिव लाइक अ किंग एज़ इफ यू नो एवरीथिंग। और बिल्कुल किंग की तरह ही बिहेव करिए। बिहेव मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अपना राजपाट जमा लिया वहाँ पे घर पे बैठ के आराम से। अपने मन में मेंटली आप अपने आप को एकेडमिक्स में आप ये समझें कि भाई जो है मेरे पास वो पर्याप्त है, बढ़िया है, अच्छा परफॉर्म करूँगा मैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस 2026। होपफुली सब बढ़िया होगा, सारी चीज़ें जो है वो बेटर होंगी और आप लोग बढ़िया है ना फ्लाइंग कलर्स के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।